चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे और कुछ हम प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे थे। तो आज मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे हम प्रॉब्लम पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले हम प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि आपके पेपर में प्रॉब्लम पूछा गया है। तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इसको आप एक बार देखिए प्रॉब्लम क्या है। लिखा गया है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitors the concentration of N2O5 in the solution। आप बुक ओपन कर लीजिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट का प्रॉब्लम है। आगे लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 is 2.33 mol per liter and after 184 minutes it is reduced to 2.08 mol per liter। The reaction takes place according to the equation दिया गया है। 2N2O5 से बना 4NO2 plus O2 दिया गया है। पूछा गया कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म ऑफ आवर, मिनट एंड सेकेंड। आगे पूछा गया है टू कैलकुलेट द, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। आगे पूछा गया एवरेज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों, आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और आप एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है, पहले तो आपके पेपर में इक्वेशन लिखा गया है। इक्वेशन में क्या लिखा गया देखिएगा, दिया गया 2N2O5 एक इक्वेशन दिया गया है और 2N2O5 से क्या बन रहा है आपके पेपर में 4NO2 प्लस क्या बनना है O2 बनना है। पॉइंट को सुनना, कहा गया है इनिशियल द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, मतलब कह रहा है इनिशियल इसका कंसंट्रेशन कितना था जब टाइम क्या था आपका बच्चा 0। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया गया 2.33 मोल पर लीटर। इनिशियल जो दिया गया 2.33 मोल लीटर इनवर्स। आगे दिया गया है आफ्टर 184 मिनट, 184 मिनट बाद हमारा रिड्यूस होगा कितना होगा, कह रहा है जब टाइम कितना हो गया 184 मिनट। पॉइंट सुनना बच्चों, 184 मिनट बाद ये हमारा रिड्यूस हो कितना बचा 2.08 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म ऑफ, 3 टर्म में पूछा गया है। आपसे पूछा क्या गया है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, किस टर्म में पूछा गया है, मिनट के उसमें पूछा गया है। पॉइंट को सुनना बच्चों, मिनट, आवर और सेकेंड, 3 टर्म में आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब कैसे निकालते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो 3 इसमें पूछा गया, मिनट में पूछा गया, आवर में पूछा गया, सेकेंड में पूछा गया। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन किसका चेंज दिख रहा है, रिएक्टेंट का। जब रिएक्टेंट का दिख रहा है तो यहाँ पे इनिशियल इसको मान लीजिए C1, इसको मान लीजिए C2, टाइम मान लीजिए T1, इसको मान लीजिए T2। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, किसमें चेंजिंग दिख रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ लगाएंगे माइनस, ब्रैकेट क्या लिखेंगे C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1। यहाँ तो समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी
यहाँ पे देखिए -2.08 -2.33 अपन कितना दिया गया 184 मिनट -0। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं, इसको आप कैलकुलेट करिए तो यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आप माइनस कर लीजिए 2.33 2.08, यहां पे आ जाएगा 525। चलिए तो यहां पे जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, यहां पे आएगा 0.25 अपान 184। यहां तो नोट करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। तो यहां पे देखिए ये आपका इनिशियल दिया गया था 184 मिनट बाद कितना आया 2.08। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 2.33 से 2.08 कितना चेंजिंग आया, चेंजिंग आया कितना 0.25। जब आप रिएक्शन शुरू करते टाइम इसमें 0 होता है 184 होगा तो 184 माइनस 0 कितना आ गया 184। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप आंसर आएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट। ये तो आपने मिनट में निकाल लिया। अब पॉइंट को सुनना बच्चों, जब आपके पेपर में मिनट में दिया गया है, आपसे सेकंड में पूछे, जब पेपर में मिनट में दिया गया हो और आपसे सेकंड में पूछे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बात समझ। तो जब मिनट में दिया गया हो, सेकंड में पूछे तो डिवाइड बाई 60 कर दीजिए। और जब आवर में पूछे 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट। तो जब पेपर में आवर में पूछे गए तो वहां पे कितने, वहां पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पेपर में मिनट में दिया गया हो, पेपर में मिनट में दिया गया हो और सेकंड में पूछे तो मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए। और जब पेपर मिनट में दिया गया, आवर में पूछा गया है तो मिनट क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया किसमें आया है, मिनट में आया है। अगर आपको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन आवर निकालना है तो जो यहाँ पे आप आंसर आया है उसमें क्या करेंगे 6.79 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 60। 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा बच्चों, आवर में आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा मोल पर लीटर आवर इनवर्स। बात समझ में आ रही? ये हुआ आपको किसमें आपने आंसर निकाला, आवर में निकाला। यदि सेकंड में कहा दिया जाए तो सेकंड में क्या आ जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻4 अपान 60। यहाँ लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ पे जो आंसर आया है ये मिनट में आया है, यहाँ पे जो आंसर आया है आवर में आया है, और यहाँ पे जो आपका आंसर दिया गया है किसमें दिया गया है, सॉरी सेकेंड इनवर्स। एक बात ये समझिएगा, तो आपका जो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आपने ये निकाल लिया
एनसीईआरटी में काफी लंबा लिखा गया है, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन जब भी पूछा जाए तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे आपके पेपर में क्या दिया गया था, मिनट दिया गया था, तो आपने मिनट में आंसर आपने निकाल लिया, तो मिनट में आंसर आएगा 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट होता है। लेकिन जब पेपर में सेकंड में पूछ लिया जाए तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, और आवर में पूछ लिया जाए तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 60 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है कि आपने क्या निकाल लिया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स आपने एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन आपने निकाल लिया। मेरे कहने का मतलब है कि आपने रेट ऑफ द रिएक्शन आपने निकाल लिया कि हमारा जो रिएक्शन है उसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया है। हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन का मिनट के बारे में बात करें तो हमारा आया रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो आपका जो आंसर आया है रेट ऑफ द रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन कितना आया मिनट में, 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। आगे देखिए क्या पूछा गया है, आगे द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, मींस रेट ऑफ प्रोडक्शन मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका पूछा गया है, NO2 का पूछा गया है। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग द रिएक्शन, मींस यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका पूछा गया है, NO2। और आपने रेट ऑफ द रिएक्शन तो निकाल ही लिया, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन आपने निकाल लिया है। आपको बताया है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिए। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इसका क्या होगा, -1/2 del N2O5 del T इक्वल क्या होगा, 1/4 del NO2 del T इक्वल क्या होगा, del O2 del T। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आपसे पूछा गया है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 पूछा गया है, और आपने रेट ऑफ रिएक्शन तो निकाल ही लिया। रेट ऑफ द रिएक्शन आपको कितना है, 6.79 × 10⁻⁴। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आप 1/4 del NO2 del T इक्वल क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो del NO2 del T क्या हो जाएगा, del NO2 del T इधर चला जाएगा, यहाँ आ जाए 4 × रेट ऑफ रिएक्शन, 4 × रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया है, 4 × क्या है, 6.79 × 10⁻⁴। समझ में आ रहा बच्चों, आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर किस में आएगा, मोल पर लीटर पर मिनट। समझ में आ रहा बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बता दें मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई के 6.79 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए ये आपका आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 27.16 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। बात समझ में आ रही है।
ये सिंपल, अगर आपसे पूछा होता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, आप इसी इक्वेशन में रख देते, तो डेल N2O5 ऑन डेल T इक्वल क्या हो जाएगा 2 इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। या पूछ ले कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2, ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल डेल O2 अपॉन डेल T। इस तरह आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही होगी बच्चों। चलिए अगले प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। अगला जो प्रॉब्लम दिया गया है, दिया गया फॉर द रिएक्शन, आपको एक कोई रिएक्शन दिया गया है, इसको पहले नोट करिए, आप लोग नोट करिए, फिर सॉल्व कराते हैं। चलिए चलिए अगला जो आपके पेपर में दिया गया है, वो आपका जो प्रॉब्लम है लिखा गया फॉर द रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल इन 10 मिनट, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग द इंटरवल, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे 2A से आपका क्या बनना, प्रोडक्ट क्या बनना है, प्रोडक्ट। कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर, मीन जब टाइम t 0 था, इसका कंसंट्रेशन था 0.5 मोल पर लीटर, लेकिन कितना डिक्रीज हो गया, 0.5 मोल से कितना हो रहा है 0.4 मोल पर लीटर, और कितने टाइम में, टाइम t कितना दिया गया है 10 मिनट, क्या दिया गया 10 मिनट। पूछा गया है कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग द इंटरवल, मींस रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पर क्या होगा, इसको मान लीजिए बच्चों, ये रिएक्टेंट के बारे में, ये आपका C1 हो जाएगा, ये आपका C2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ब्रैकेट C2 माइनस C1 अपॉन टाइम, इसको T1 बोल दीजिए, इसको T2 बोल दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, T2 माइनस T1, यहाँ पे लिखिए माइनस 0.4 माइनस 0.5 अपॉन 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1 अपॉन 10। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा 2A लिखा गया है, तो पॉइंट सुना बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा गया है 2A, चलिए एक मिनट में आप ध्यान देख लीजिए। यहाँ पे पूछा क्या गया बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया, 2A से आपका क्या बनना, प्रोडक्ट बन रहा है। कह रहा है कि आपका इनिशियल जो था ये कितना था 0.5, कितना हो गया 0.4, टाइम क्या था 0, यहाँ पर टाइम क्या हो गया। आपसे पूछा गया रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा रेट ऑफ द रिएक्शन अगर इस इक्वेशन के लिए लिखते हैं, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री दिया गया था, ये चीज पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाए, माइनस
डेल ए अपान डेल टी। यहाँ का जो 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, डेल पी अपान डेल टी। आपसे पूछा गया है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए डेल ए क्या है, डेल ए क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, डेल ए अपॉन डेल टी का चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे डेल ए कितना आएगा 0.4 माइनस 0.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 0.4 माइनस 0.5 अपॉन टाइम कितना दिया गया है 10 माइनस 0। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा -1/2 इंटू ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस 0.4 में माइनस 0.5 पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.1/10 आप पूरा डिवाइड करेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा आपका बच्चों, इसका आ जाएगा निकालिए, इसका आ जाएगा 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। ये होगा इसका आंसर होगा। तो आप कुछ भी नहीं करना कि बच्चों जब भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम पूछा जाए तो पहले उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन देख दीजिए। अब पेपर में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करनी है। तो इस तरह एनसीईआरटी की जितने भी प्रॉब्लम थे, सीबीएसई में जो भी प्रॉब्लम पूछे गए थे वो सारे प्रॉब्लम पे मैंने डिस्कशन कर लिया बच्चों, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस करिए, कोई रेफरेंस बुक ले लीजिए, उसके भी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, यहाँ तो सही चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। पास में पूछा जाता है, एक नंबर में पूछा जाता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं और उसको आप समझते जाइएगा। तो पहला जो हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन को बात करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो पहला जो होगा पॉइंट सुनना बच्चों, पहला जो पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको नोट करिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का हमारे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले आप इसको नोट करिए, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा आप समझिए कि कौन कौन से फैक्टर हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट डाल सकते हैं। चलिए तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होता है। तो यहां पर नोट करिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर समझ में आ रहा है कि जब आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जब आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा इंक्रीज करेगा। मैंने क्या बोला बच्चों कि जब भी आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है इंक्रीज होता है। और कंसंट्रेशन का जब रिएक्टेंट आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा डिक्रीज होगा। मीन जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपका बढ़ेगा। अब जब कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रेट ऑफ क्या होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा डिक्रीज होगा।
तो पहला आपसे पूछा जाता है कौन कौन से फैक्टर, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कौन कौन से फैक्टर हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो जब आप किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपका बढ़ता है, और जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा क्या होता है, घटता है। पहला फैक्टर, तो पहला फैक्टर समझ में आ गया। दूसरा जो होता है हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ द रिएक्शन, इसके बारे में हम बात करते हैं। नॉर्मली बात करें तो जो टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे लिखा है सेकंड, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर नोट करिए, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पॉइंट सुनिए, टेम्परेचर के बढ़ाने पे आप नॉर्मली देखिए बच्चों, जब आप नॉर्मली कोई भी अगर आप रिएक्शन करते हैं, आप टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो रेट हमारा क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही, मीन्स टेम्परेचर के बढ़ाने पे जो हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ता चलेगा। नॉर्मली जैसे हम बात करें, कोई भी आप रिएक्शन कराते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता है, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर देते हैं रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही, क्योंकि उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है, रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। तो यहाँ तक समझ में आ रही, ये टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है। मीन्स अगर आप टेम्परेचर क्या कर दें, कितना बढ़ा दें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप बढ़ा देते हैं तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है। मीन्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो कभी आपसे एमसीक्यू पूछा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ाने पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आप क्या बताएंगे, डबल हो जाता है। तो पहला आपको मैंने बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बढ़ाने पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा मैंने बात किया टेम्परेचर का भी हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। तीसरा पॉइंट बात करने जा रहे हैं कैटलिस्ट का। क्या कैटलिस्ट का हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, पॉइंट को सुनना बच्चों। कैटलिस्ट की बात करें तो ये होता है कैटलिस्ट का हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ, कैटलिस्ट जो होते हैं हमारे जो रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करते हैं, या तो इंक्रीज कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं। तो पॉइंट को सुनना बच्चों, कैसे यहाँ पर समझना, जैसे आपका ये कोई रिएक्टेंट है, तो कोई भी अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट में नहीं बनता है, बल्कि बीच में हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। पॉइंट सुनना, ये आपका प्रोडक्ट हुआ। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनेगा जब हमारा रिएक्टेंट इस एनर्जी को क्रॉस कर जाए, और इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तभी जाएगा जब इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करे, क्रॉस कर जाए। इस रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी मिल जाए इस बैरियर को क्रॉस कर जाए, तभी हमारे रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब पॉइंट सुनना, तो कैटलिस्ट जो होते हैं हमारे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। मीन्स क्या होते हैं, उसकी स्पीड तो क्या करेंगे, या तो इंक्रीज कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। एक आपका होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा आपका क्या होता है, निगेटिव कैटलिस्ट। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। पॉइंट्स में ये एक्टिवेशन एनर्जी है। आप सपोज करिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है, अब ये कहा गया कि जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 किलो कैलोरी। इस रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी दी जाए, 10 किलो कैलोरी, तभी प्रोडक्ट में चेंज होगा। बात को समझना। लेकिन जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं।
तो क्या होगा, यदि आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया तो जो एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ वहां पे था वो ग्राफ यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? तो इसकी जो एनर्जी थी कितनी हो गई? 10 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे एनर्जी कम हो गई तो रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा तो रिएक्टेंट क्या होगा? सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाता है। यदि नेगेटिव कैटलिस्ट लेते हैं, नेगेटिव वाले क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे, मतलब जो एनर्जी यहाँ पे था वो एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। और एनर्जी कितना मान लीजिए? 15 किलो कैलोरी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। मीन्स कह सकते हैं कैटलिस्ट अल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन, या स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। यदि पॉजिटिव कैटलिस्ट दिया गया है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा? कम कर देता है। जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे बच्चों? डिक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। ये समझ में आ रहा है? चौथा पॉइंट बात करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। फोर्थ पॉइंट नोट करिए, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। आप समझिएगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी रिएक्टेंट जितना पाउडर के फॉर्म में होगा उसका रेट ऑफ द रिएक्शन उतना फास्ट होगा। सरफेस एरिया मतलब अगर आपको रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या होता है कि हमारा सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट का मतलब क्या होगा कि जितना हमारा रिएक्टेंट पाउडर के फॉर्म में होगा उस रेट ऑफ द रिएक्शन उतना फास्ट होगा। आप नॉर्मली सोचिए, आप शुगर ले लीजिए, शुगर का आप मोटा डन ले लीजिए, बड़ा सा टुकड़ा लीजिए और एक पाउडर फॉर्म लीजिए। वाटर में कौन पहले डिजॉल्व होगा? जो पाउडर के फॉर्म में होगा वो वाटर में तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन यदि उसका टुकड़ा मोटा सा है तो उसको डिजॉल्व होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो वही कंसेप्ट यहाँ भी लगता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि हमारा जो लिया गया है, जो आपने रिएक्टेंट लिया गया वो पाउडर के फॉर्म में है, क्योंकि जब पाउडर के फॉर्म में आने पे उसकी जो पोरोसिटी होती है वो क्या होता है? बढ़ जाती है। मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही? इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन पे लाइट का इफेक्ट पड़ता है? हाँ बच्चों, पड़ता है। समझने की कोशिश करना। जैसे हम बात करें H2 प्लस Cl2, यदि H2 और Cl2 का रिएक्शन एक डार्क लाइट में कराएंगे तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन यदि यहाँ पे क्या दे दें? HNO दे दे तो वहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो फिफ्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ लाइट, मीन्स अगर आप H2 और Cl2 का रिएक्शन डार्क में कराएंगे तो वहाँ पे HCl का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन जैसे आप HNO लाइट देते हैं वहाँ पे रिएक्शन हमारा हो जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो लाइट पे भी डिपेंड करता है। इसका लास्ट जो पॉइंट होता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। हमारा जो रिएक्शन होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो भी होता है वो हमारा रिएक्टेंट के नेचर और प्रोडक्ट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। मीन्स जो रिएक्टेंट है उसका नेचर कैसा है, इस सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो टोटल आपको 6 पॉइंट मैंने बताया। जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फिर सेकेंड मैंने बताया टेम्परेचर, थर्ड मैंने बताया सरफेस एरिया, फोर्थ मैंने बताया प्रेजेंस ऑफ लाइट,
फिफ्थ मैंने बताया कैटलिस्ट और सिक्स मैंने डिस्कशन किया नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस तरह आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर आपका बचेगा बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप उन चीज़ों को समझिए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए, सैंपल पेपर सॉल्व करिए, जो भी डाउट हो अपने डाउट को भी क्लियर करते जाइए। तो ओके बच्चों, आज की इतना ही। थैंक यू।